नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। शुरुआत सुबह 7 बजे की हेडलाइंस के साथ। आंध्र प्रदेश के विशेष दर्जे पर टीडीपी ने खोला मोर्चा, केंद्र पर दबाव के लिए अभियान चलाने का फैसला। संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन आज। चंद्रबाबू नायडू ने बताया जीवन और मरण का प्रश्न। असम और बिहार में फंसे लाखों लोग, युद्ध स्तर पर बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत अभियान जारी। एनडीआरएफ की 44 टीमों ने 10,000 से ज्यादा लोगों को बचाया। बुलंदशहर दुष्कर्म मामले में 15 लोग हिरासत में, पीड़ितों ने 3 आरोपियों की पहचान की। एसएसपी समेत 5 पुलिस अधिकारी निलंबित। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भेजा 3 सदस्यीय जांच दल। जुलाई में तीसरी बार घटे पेट्रोल और डीजल के दाम। डीजल 2 रुपए 1 पैसे और पेट्रोल 1 रुपए 42 पैसे सस्ता। बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए की कमी। और जमैका टेस्ट में भारत की पकड़ मजबूत। पहली पारी में 5 विकेट रहते 162 रनों की बढ़त। लोकेश राहुल का शानदार शतक। आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जे के मुद्दे पर टीडीपी ने प्रधानमंत्री से दखल की मांग की है। टीडीपी संसदीय दल की कल हुई आपात बैठक में केंद्र पर दबाव बनाने के लिए चरणबद्ध तरीके से प्रदर्शन शुरू करने का भी फैसला किया गया है। इसके तहत टीडीपी ने जापानी तरीके से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात कही है। साथ ही टीडीपी सांसद संसद परिसर में भी आज विरोध प्रदर्शन करेंगे। विशेष दर्जे को राज्य के लिए जीवन मरण का सवाल बताते हुए टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र से इस मामले में प्रतिबद्धता पूरी करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि अगर 2 साल में राज्य के साथ नाइंसाफी पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री 2 घंटे का वक्त दे दें तो समस्या खत्म हो सकती है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके उनकी प्रतिक्रिया जानने के बाद ही पार्टी आगे की रणनीति तय करेगी। రెండోది వారు చెప్పిన అన్ని విషయాలు కూడా చాలా బాధ ఆవేదన మొన్నే నేను చెప్పాను. ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత దీన్ని సీరియస్గా టేకప్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది, బాధ్యత ఉంది. ఇది మనకు జీవన్మరణ సమస్య, రాష్ట్ర భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన సమస్యలు ఇవన్నీ. असम में बाढ़ से हालात अब भी भयानक बने हुए हैं। बाढ़ की वजह से रविवार को 2 और लोगों की मौत हो गई। गोलाघाट जिले में बोका घाट में हुई घटना के बाद राज्य में बाढ़ से मरने वालों की तादाद 31 पहुंच गई है। राज्य के 21 जिलों में 2000 से ज्यादा गांव जलमग्न हैं और करीब 18 लाख लोग बाढ़ पीड़ित हैं। राज्य सरकार ने 18 जिलों में लगभग 500 राहत शिविर लगाए हैं, जिनमें करीब 1.5 लाख लोगों ने शरण ली हुई है। बाढ़ की वजह से विस्थापित हुए लोगों को इन शिविरों में राहत सामग्री भी दी जा रही है। एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है। हालांकि कई लोगों तक मदद पहुंचाना अभी बाकी है। क्या कहेंगे सरकार अभी जब इलेक्शन का टाइम होगा तब सामने आ जाते हैं। अभी तो मुख छुपा के बैठा हुआ है, कोई नहीं अभी तक तो कोई भी नहीं आ रहा है। हमारा परिस्थिति बहुत खराब है। देखिए बांध है और रास्ता सब डूब गया। बच्चा लोग स्कूल कॉलेज आना जाना बंद हो गया और 15 साल से रास्ता बना देगा बोल के हम लोग को बहुत वो किया था, मगर नहीं दिया। सरकार भी बदली किया, अभी सरकार क्या करेगा वो हमको मालूम नहीं है। वहीं बिहार में भी बाढ़ से राज्य के 12 जिलों में करीब 28 लाख लोगों के जीवन पर असर पड़ा है। राज्य में बाढ़ की वजह से हुई अलग अलग घटनाओं में 26 लोग मारे जा चुके हैं। कई जगहों पर घाघरा, बागमती, कोसी और महानंदा नदी सहित तमाम और नदियां भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। 2000 से ज्यादा गांवों में पानी भरा हुआ है। बाढ़ की वजह से लगभग 3.5 लाख हेक्टेयर जमीन पर फसलें भी बर्बाद हो गई हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम चलाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैनाती की गई है। राज्य सरकार ने लोगों को बचाने में जुटी राहत टीम को सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उधर उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। बहेरी में 17 सेंटीमीटर बारिश हुई, तो वहीं पलियाकला, हमीरपुर और बरेली में 14 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर तक बारिश दर्ज की गई है।
लगातार बारिश और नेपाल से आए पानी की वजह से कई नदियां उफान पर हैं। शारदा, घाघरा, राप्ती, बूढ़ी, कुनहरा और रोहिणी जैसी नदियों का पानी कई जिलों में सैकड़ों गांव में भरा हुआ है। नदियों के किनारे बसे गांव में पानी घुसने की वजह से कई गांव डूब चुके हैं। पानी के तेज बहाव की वजह से लगातार हो रहे कटान के बाद इन गांव के लोग पलायन कर रहे हैं। उत्तराखंड में भी भारी बारिश के चलते कई जगहों पर भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं। रुद्रप्रयाग में भूस्खलन की वजह से 5 श्रद्धालु घायल हो गए। लगातार बारिश होने से 4 धाम यात्रा के मार्गों समेत कई सड़कें बाधित हैं। ठाणे जिले की भिवंडी में एक इमारत गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग जख्मी हुए हैं। भारी बारिश के बीच शहर में यह हादसा हुआ है। मृतकों में एक महिला और उसके 4 बच्चे भी हैं। इमारत में 7 से 8 परिवार रहते थे। भारी बारिश के कारण राहत और बचाव के काम में दिक्कत आ रही है। शहर में रविवार सुबह से ही बारिश हो रही है, इससे कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। ठाणे निगम ने लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में एक महिला और उसकी नाबालिग बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 3 आरोपियों की पहचान कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक हिरासत में लिए गए 15 लोगों में से पीड़ितों ने आरोपियों को पहचान लिया है। पुलिस का कहना है कि बाकी बचे दोषियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इन्हें पकड़ने के लिए कई दलों का गठन किया गया है। इससे पहले पुलिस महानिदेशक जावेद अहमद और उत्तर प्रदेश के गृह प्रधान सचिव देवाशीष पांडा ने घटनास्थल का मुआयना किया। राज्य सरकार ने बुलंदशहर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वैभव कृष्ण, सिटी एसपी और इलाके के सर्कल ऑफिसर को निलंबित कर दिया है। इसके अलावा 2 थाना प्रभारियों को भी निलंबित किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस घटना का संज्ञान लिया है। आयोग ने बुलंदशहर में शुक्रवार को हुई इस घटना की जांच के लिए 3 सदस्यों का एक दल भेजा है। लगभग 15 सस्पेक्ट्स हमें मिल गए हैं जिनकी मूवमेंट थी उस समय। इसके अलावा जो फोटोग्राफ्स हमने इनको दिखाई हैं वो भी चिन्हित हो गई हैं। उससे आइडेंटिफाई हो गया है जो मेन इसमें कल्प्रेट है वो आइडेंटिफाई हो चुका है। अब हमारा प्रयास ये है कि हम जितनी जल्दी इनको गिरफ्तार कर सकें। कश्मीर में तनाव के चलते जनजीवन अभी भी अस्त व्यस्त है। रविवार को एक युवक की मौत के बाद घाटी में हिंसा से मरने वालों की तादाद 49 हो गई है। ये युवक 23 जुलाई को बारामूला जिले के सोपोर शहर में हिंसा के दौरान जख्मी हुआ था, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा था। हालात के मद्देनजर कई इलाकों में कर्फ्यू जारी है। इनमें श्रीनगर, अनंतनाग शहर, पुलवामा शहर, शोपिया शहर और बारामूला के कुछ हिस्से शामिल हैं। कश्मीर में 4 या इससे ज्यादा लोगों के जमा होने पर भी पाबंदी लगी हुई है। घाटी में मोबाइल इंटरनेट सेवा अभी भी ठप पड़ी हुई है, जबकि पोस्टपेड मोबाइल टेलीफोन सेवा ने काम करना शुरू कर दिया है। अलगाववादियों ने 5 अगस्त तक कश्मीर में बंद रखा है। आम आदमी को महंगाई से थोड़ी राहत मिलने की खबर है। 1 महीने के अंदर लगातार तीसरी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की गई है। डीजल 2 रुपए 1 पैसे सस्ता हुआ है, वहीं पेट्रोल के दाम 1 रुपए 42 पैसे घटे हैं। नई दरें रविवार आधी रात से लागू हो गई। देश में तेल कंपनियां हर 15 दिन में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों की समीक्षा करती हैं। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रूड के दामों के आधार पर घरेलू तेल कीमतों में बदलाव करती हैं। कटौती के बाद दिल्ली में पेट्रोल के दाम 61 रुपए 9 पैसे हो गए हैं, वहीं डीजल 52 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर हो गया है। 15 जुलाई को पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 25 पैसे और डीजल के दाम में 42 पैसों की कटौती हुई थी। इससे पहले 1 जुलाई को पेट्रोल के दामों में 89 पैसे और डीजल के दाम में 49 पैसे की कमी की गई थी। यह गिरावट लगातार 7 बार बढ़ोतरी के बाद हुई थी। इससे पहले 15 जून को पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल और डीजल की कीमत के मौजूदा स्तर और रुपए और डॉलर विनिमय दर को देखते हुए दोनों ईंधन के दाम में कटौती की गई है। पेट्रोल वाहन वाले हमारे तरह के लोग हैं तो उनके लिए भी आसान रहेगा, क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग हैं तो पेट्रोल के सस्ता होने से हमारा खर्चा कुछ कम होगा। पेट्रोल 1 रुपए डीजल पे 42 पैसे सस्ता होगा, इससे काफी फायदा लोगों को, हमें भी फायदा है। और डीजल 2 रुपए के लगभग आसपास सस्ता हो गया है और आम आदमी को ज्यादा फायदा होगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी 1.5 रुपया सस्ता हुआ है, 3 रुपए बढ़ जाएंगे बाद में।
आए दिन बढ़ते हैं, आए दिन घटते हैं। मतलब साल 2 साल के लिए या 5 साल के लिए कोई कम हो या ज़्यादा हो, जब तो आदमी सोचे। अभी 1-2 दिन में, महीने में, 2 महीने में कम बत्ती होते रहते हैं, उससे संतुष्टि नहीं है। विमान ईंधन की कीमतों में 2080 रुपये प्रति किलोलीटर की कटौती की गई है। इसकी कीमत दिल्ली में 47,206 रुपये 68 पैसे, कोलकाता में 52,089 रुपये 70 पैसे, मुंबई में 46,242 रुपये 5 पैसे और चेन्नई में 49,991 रुपये 32 पैसे प्रति किलोलीटर होगी। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने गैर सब्सिडी वाले रसोई गैस LPG सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपये प्रति सिलेंडर की कटौती की है। इसके दाम दिल्ली में 487 रुपये, कोलकाता में 514 रुपये, मुंबई में 485 रुपये और चेन्नई में 499 रुपये 50 पैसे प्रति सिलेंडर होंगे। हालांकि सब्सिडी प्राप्त सिलेंडर की कीमत में मामूली लगभग 2 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई है। अर्धसैनिक बलों के रिटायर्ड जवानों ने वेतन और पेंशन विसंगतियों के विरोध में सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है। अर्धसैनिक बलों के पूर्व जवान सेना की तर्ज पर ही वेतन, भत्ते और पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अर्धसैनिक बलों के रिटायर्ड जवान सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। BSF, CRPF, ITBP और SSB से सेवानिवृत्त हुए जवानों ने जंतर मंतर पर वेतन विसंगतियों के विरोध में रैली की। जवानों का कहना है कि सेना के जवानों की तरह पैरामिलिट्री के जवान भी विषम परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, लेकिन उनके वेतन, भत्तों और पेंशन में भारी असमानता है। हमें हमारी ड्यूटी के मुताबिक हमारे पे एंड अलाउंसेस दिए जाएं। हमें सिविलियन के साथ ना कंपैरिजन किया जाए, ना हमें सिविलियन के साथ मिलाया जाए। हमारी 17 डिमांड हैं, उन डिमांड को मोदी सरकार को पूरा करना होगा। पूर्व अर्धसैनिकों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने की मांग की है। साथ ही वो सेना की तरह 1 रैंक 1 पेंशन भी चाहते हैं। वो अलग से सेवा नियम और दुर्गम स्थानों पर तैनाती के लिए भत्तों की मांग कर रहे हैं। हमारा दर्जा एक चपड़ासी के बराबर सिपाही का कर दिया गया, जबकि चपड़ासी की ड्यूटी मात्र 8 घंटे की। हमारा सिपाही जो है ना 16 से 20 घंटे तक बॉर्डर्स में तैनात है, रात को नक्सलवाद से और रोज डब्बे पैक होके आ रहे। पूर्व जवानों ने मांगों को पूरा करने के लिए 40 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। मांगे न माने जाने की सूरत में आंदोलन को तेज करने और 11 सितंबर को प्रधानमंत्री कार्यालय का घेराव करने की चेतावनी दी है। देश में करीब 12 लाख सेवारत जबकि 8 लाख सेवानिवृत्त अर्धसैनिक हैं। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। गुजरात के ऊना में दलितों की पिटाई से नाराज खुदकुशी की कोशिश करने वाले एक दलित युवक की रविवार को अहमदाबाद के एक अस्पताल में मौत हो गई। योगेश सोलंकी ने 19 जुलाई को अपने 2 साथियों के साथ आत्महत्या की कोशिश की थी। गंभीर हालत में उसे शनिवार रात अहमदाबाद लाया गया था। दलितों की पिटाई के विरोध में 20 से ज्यादा युवाओं ने खुदकुशी की कोशिश की थी। इस बीच अहमदाबाद में रविवार को दलितों ने ऊना की घटना के खिलाफ प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में हजारों दलित पहुंचे। दलितों ने कहा कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा वो मृत मवेशियों को उठाने का काम नहीं करेंगे। कभी अरविंद केजरीवाल के करीबी रहे योगेंद्र यादव ने नई राजनीतिक पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। स्वराज अभियान के बैनर तले पार्टी की रूपरेखा 2 अक्टूबर तक तय कर ली जाएगी। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। आम आदमी पार्टी से निकाले गए नेताओं ने रविवार को बड़ा ऐलान किया। इन नेताओं ने कार्यकर्ताओं के साथ राजनीतिक पार्टी बनाने पर मंथन किया। 2 दिन के सम्मेलन में 2 अक्टूबर तक राजनीतिक पार्टी को विधिवत रूप देने का फैसला हुआ। चर्चा है कि ये पार्टी दिल्ली MCD और पंजाब के विधानसभा चुनाव लड़ सकती है। ये भी हमारा दर्शन नहीं है कि जब तक हम जीत ही नहीं चुके तब तक हम लड़ेंगे नहीं। केवल जीतने के लिए लड़ना, वो भी एक दूसरी तरह का दर्शन होता है। इन दोनों बीमारियों के बीच में एक संतुलित तरीके से एक दृष्टि रखने के लिए लड़ना, एक एजेंडा बनाने के लिए लड़ना और जनमत को प्रभावित करने के लिए लड़ना, ये भी लोकतंत्र का काम है जो हम कर रहे हैं।
योगेंद्र यादव ने कहा कि नई पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र होगा और हाईकमान संस्कृति की जगह नहीं होगी। नेताओं ने कहा कि वो अरविंद केजरीवाल से मिले धोखे से काफी कुछ सीख चुके हैं। डेमोक्रेसी के नाम पर तो कुछ होने ही नहीं दिया, मतलब लोकतंत्र के नाम पर उसने तो बोल दिया कि चुनाव कभी नहीं कराए जाएंगे, बस जो वो कहे, जो उससे ना अग्री करता हो उसको निकाल दो, जो वो कहे वही माना जाए। स्वराज अभियान ने 6 से ज्यादा राज्यों और 100 से ज्यादा जिलों में निर्वाचित इकाई गठित की है। आम आदमी पार्टी से हटाए जाने के बाद योगेंद्र यादव ने पिछले साल 14 अप्रैल 2015 को स्वराज अभियान नाम का संगठन बनाया था। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा। और खबरें जारी हैं, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सरोजनी नायडू स्वतंत्रता सेनानी, कवयित्री और वक्ता, कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय महिला सरोजनी ने 13 साल की उम्र में रची थी पहली कविता। आजादी के बाद वो बनी देश की पहली महिला राज्यपाल। भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजनी नायडू हैं नारी शक्ति की अनूठी मिसाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को एक बार फिर मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों से रूबरू हुए। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर गर्भवती महिलाओं के लिए एक स्कीम का ऐलान किया है। इसके तहत महिलाएं गर्भाधान के बाद से लेकर हर महीने 9 तारीख को सरकारी अस्पतालों में फ्री हेल्थ चेकअप करवा पाएंगी। महिलाओं का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में हर साल 3 करोड़ महिलाएं गर्भधारण करती हैं। इनमें से प्रसूति के वक्त कई माएँ और बच्चे मर जाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि माँ और बच्चों की जान बचाना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, इस अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं की सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में निशुल्क जांच की जाएगी। राज्यसभा के उपसभापति प्रोफेसर पीजे कुरियन ने सांसदों को संसदीय प्रक्रियाओं की बेहतर जानकारी होने की बात कही है। वो राज्यसभा के नए सांसदों और मनोनीत सदस्यों के लिए आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। 2 दिन तक चले इस कार्यक्रम का मकसद नए सदस्यों को संसदीय प्रक्रियाओं से रूबरू कराना था। राज्यसभा सचिवालय की ओर से नए सांसदों के लिए संसद भवन में हुआ 2 दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम रविवार शाम पूरा हो गया। कार्यक्रम में नए सांसदों के विशेषाधिकार समेत राजनीतिक आचरण पर चर्चा की गई। कार्यक्रम के समापन समारोह में उपसभापति ने सांसद निधि के बेहतर इस्तेमाल पर जोर दिया। उन्होंने सांसदों को संसदीय नियम की बेहतर जानकारी रखने की सलाह दी। Keep in mind that our actions and words in the House will become a part of the Indian parliamentary history forever. So, it is imperative to leave a legacy which our future generation can justly be proud of. इससे पहले रविवार को वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व सांसद फालियस नरीमन ने भी सांसदों को कार्यवाही के दौरान एक स्वस्थ बहस की सलाह दी। पूर्व सांसद वी किशोर चंद्र देव ने विशेषाधिकार की जानकारी दी। We felt in the committee that there was no need to codify privileges because there's nothing beyond 105, 2 and 3. So and you see facilities and other given by the government cannot be construed to be privileges, and if you start codifying that there'll be no end to it. सांसदों ने चर्चा के दौरान बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कई मसलों पर सदस्यों ने और जानकारी मांगी। जो जवाब दिया जाता है वो बहुत ही टेक्निकल पद्धति से दिया जाता है। जो आशय होता है प्रश्न पूछने वाले का, उसको नहीं ध्यान में लिया जाता, उसकी अनदेखी होती है। ये भी न हो, इसके लिए भी कोई कारगर उपाय ढूंढने चाहिए। कार्यक्रम का उद्घाटन शनिवार को राज्यसभा के सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने किया था। 2 दिन चले इस कार्यक्रम में कई वरिष्ठ हस्तियों ने शिरकत की। विशाल दहिया के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और इस कार्यक्रम में नए सांसदों को संसदीय समितियों के कामकाज के बारे में भी जानकारी दी गई। दिन भर चली चर्चा में वरिष्ठ सांसदों ने नए सदस्यों को तकनीकी पहलुओं से रूबरू कराया।
चेयरमैन की अनुमति से राज्यसभा के नए सदस्यों को रविवार को संसदीय स्थायी समितियों की अहमियत के बारे में बताया गया। पूर्व सांसद डॉक्टर EMS नाचियप्पन ने राज्यसभा के सदस्यों को कानून बनाने की प्रक्रिया से अवगत कराया। सांसद भूपेंद्र यादव ने कहा कि स्थायी समितियों के जरिए संसद पूरे साल काम करती है। जो एक पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो कंट्रीब्यूशन है वो कमेटी के रूप में काफी रहता है और इसलिए कमेटी के सदस्य होने के नाते मुझे लगता है स्टैंडिंग कमेटी में लगातार नियमित रूप से जाना चाहिए। Whenever a chance is coming, whether it is in the committee system or in the parliament, try to put as far as possible a new constructive ideas. The systems are ready to take it up. राज्यसभा के महासचिव शमशेर के शरीफ ने कहा कि सचिवालय समितियों की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने जा रहा है। It is believed that the government does not take cognizance. On the contrary, government takes all the cognizance because अगर आप देखें after the departmental committee report is given, government makes changes, lots of changes. सांसदों के भत्तों और सुविधाओं पर भी सदस्यों के सवालों के जवाब दिए गए। जैसे हॉस्पिटल में जाने के बाद अगर कोई प्रश्न है तो वहाँ एक सोशल वर्कर होता है कि आपको सब कुछ बताता है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, क्या करना है। अभी जो नए सांसद बने हैं उनके मन में कुछ सुविधा के बारे में कुछ क्वेश्चन आए तो आप ऐसा एक ऑफिसर अपॉइंट कर सकते हैं। सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री ऑस्कर फर्नांडिस ने सांसद निधि के इस्तेमाल से जुड़ी जानकारियां नए सदस्यों को दी। विशाल दहिया के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रविवार को अगरतला में बांग्लादेश के अखौरा से जोड़ने वाली रेल संपर्क योजना की आधारशिला रखी। अखौरा रेल संपर्क के जरिए उत्तर पूर्व के राज्यों को बांग्लादेश के चिटगांव बंदरगाह से जोड़ने के बाद इस इलाके में व्यापार और रोजगार में इजाफा होगा। इस मौके पर बांग्लादेश के रेल मंत्री मोहम्मद मुजीबुल हक भी मौजूद थे। रेल मंत्री ने इस मौके पर त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही त्रिपुरा देश के ब्रॉड गेज रेल लाइन नेटवर्क से जुड़ गया है। त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस हफ्ते में एक दिन चलेगी। अगरतला दिल्ली रेल संपर्क पर 968 करोड़ रुपए खर्च आया है। की इतनी आमदनी बढ़ेगी कि हम ये कह सकते हैं कि जरूर बड़ी मात्रा में नॉर्थ ईस्ट ये हमारे देश का सबसे अमीर प्रांत है। जस्ट इमेजिन एंटायर नॉर्थ ईस्ट विच इज नॉट टुडे लैंडलॉक्ड गेट्स कनेक्टेड टू द पोर्ट थ्रू चिटगांव। हाउ मच बेनिफिट इट विल ब्रिंग टू दिस रीजन एज वेल एज टू बांग्लादेश। चीनी सेना ने उत्तराखंड के चमोली में घुसपैठ से पहले सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी SAR से लैस विमानों के जरिए एक टोही मिशन चलाया था। बाराहोटी में घुसने से पहले चीन ने इलाके की पूरी जानकारी इकट्ठा की थी। PTI के मुताबिक 3 महीनों में SAR विमान ने इस इलाके में कम से कम 3 उड़ानें भरी थी। बाराहोटी क्षेत्र के असैन्य इलाके में 19 जुलाई को कम से कम 20 से 25 चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा के अंदर प्रवेश किया था। इस दौरान चीनी हेलीकॉप्टर भी भारतीय हवाई क्षेत्र में 5 मिनट से ज्यादा समय तक उड़ते रहे। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि सीरिया में शांति कायम करने के लिए अगले दौर की बातचीत अगस्त के आखिरी हफ्ते में शुरू होगी। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक सीरिया सरकार ने इस वार्ता में शामिल होने की पुष्टि कर दी है। हालांकि विद्रोहियों के इसमें शामिल होने को लेकर अभी कोई सहमति नहीं बनी है। एलेप्पो में जारी बमबारी के बीच विद्रोही पिछले दौर की बातचीत छोड़कर चले गए थे। सीरिया में जारी हिंसा के बीच रविवार को कम से कम 10 लोगों की मौत हुई है। इदलीब शहर में एक अस्पताल पर सरकारी विमानों की बमबारी में कम से कम 5 लोग मारे गए, जबकि कई लोग जख्मी हुए। इधर एलेप्पो शहर में सरकार और विद्रोहियों के बीच संघर्ष जारी है। यहाँ अभी भी करीब 2.5 लाख नागरिक फंसे हुए हैं। The intention of the Special Envoy de Mistura to reconvene the intra-Syrian talks to render this process of political transition, which has already been endorsed by the Security Council. Lastly, the minister confirmed the intention of the Syrian government to participate in these talks. बात खेल की दुनिया की। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ जमैका में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में पकड़ मजबूत कर ली है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने पहली पारी में 5 विकेट के नुकसान पर 358 रन बना लिए हैं। इस तरह से भारत को पहली पारी में अब तक 162 रनों की बढ़त मिल चुकी है। सलामी बल्लेबाज लोकेश राहुल ने शानदार शतक लगाया। उन्होंने 158 रनों की पारी में 15 चौके और 3 छक्के लगाए।
उन्होंने 158 रनों की पारी में, जैसा हमने आपको बताया, 15 चौके 3 छक्के लगाए हैं। पुजारा ने 46 रनों का योगदान दिया। अजिंक्य रहाणे 42 और रिद्धिमान साहा 17 रन बनाकर नाबाद हैं। मेजबान वेस्टइंडीज की टीम मैच के पहले दिन पहली पारी में 196 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। वेस्टइंडीज के लिए चेज ने 2, ग्रैबिल और बिशु ने 1-1 विकेट लिया है। पहले मैच में जीत हासिल करने वाली भारतीय टीम सीरीज में 1-0 से आगे है। बात खास शख्सियत की, हिंदी फिल्मों का जिक्र हो और मीना कुमारी की बात ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। साहिब बीवी और गुलाम, परिणीता और पाकीज़ा जैसी यादगार फिल्में देने वाली मीना कुमारी आज ही के दिन पैदा हुई थी। आइए एक नजर डालते हैं उनकी जिंदगी के सफर पर। ये कैसी जन्नत है जो चौंक चौंक जाती है। एक इंतजार मुजस्सम का नाम खामोशी। एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में पैदा हुई मीना कुमारी का गम के साथ कुछ ऐसा ही रिश्ता था। 1 अगस्त 1962 को जन्मी मीना कुमारी का असली नाम महजबी बानो था। बचपन के हालात के चलते बेबी महजबी को 7 साल की उम्र में स्कूल की जगह स्टूडियो का रुख करना पड़ा। कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। 1952 में उनकी फिल्म आई बैजू बावरा, लेकिन अब वो महजबी बानो की जगह मीना कुमारी के नाम से दर्शकों के सामने थी और ये नाम दिया था विजय भट्ट ने। इसके बाद मीना कुमारी ने अर्धांगिनी, दिल अपना और प्रीत पराई, मिस मैरी और एक ही रास्ता जैसी कई फिल्में की। लेकिन 1962 में आई गुरुदत्त की फिल्म साहिब बीवी और गुलाम, इस फिल्म में मीना कुमारी ने लीक से हटकर एक ऐसे चरित्र को निभाया जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। चल रहा है सुहाग मेरा, जो तुम न होगे तो क्या करूँगी, क्या करूँगी। ये वो वक्त था जब मीना कुमारी की निजी जिंदगी में भी तूफान आया था। उनकी सबसे मशहूर फिल्म पाकीज़ा शुरू हो चुकी थी, लेकिन उनका तलाक हो जाने की वजह से फिल्म को रोक दिया गया। काफी सालों बाद जब फिल्म की शूटिंग दोबारा शुरू हुई, उस वक्त मीना कुमारी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। खराब तबीयत के बावजूद उन्होंने फिल्म पूरी की। पाकीज़ा रिलीज होने के 2 महीने बाद 31 मार्च 1972 को उनकी मौत हो गई। यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सरे राह चलते चलते। मीना कुमारी ने लगभग 3 दशक तक अपने संजीदा अभिनय से दर्शकों के दिलों पर राज किया। उनकी अदाकारी, उनकी डायलॉग अदायगी, एक ऐसी शख्सियत जो यादों में हमेशा जिंदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब आखिर में हेडलाइंस। आंध्र प्रदेश के विशेष दर्जे पर टीडीपी ने खोला मोर्चा, केंद्र पर दबाव के लिए अभियान चलाने का फैसला। संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन आज, चंद्रबाबू नायडू ने बताया जीवन और मरण का प्रश्न। असम और बिहार में फंसे लाखों लोग, युद्ध स्तर पर बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत अभियान जारी। एनडीआरएफ की 44 टीमों ने 10,000 से ज्यादा लोगों को बचाया। बुलंदशहर दुष्कर्म मामले में 15 लोग हिरासत में, पीड़ितों ने 3 आरोपियों की पहचान की। एसएसपी समेत 5 पुलिस अधिकारी निलंबित। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भेजा 3 सदस्यीय दल। जुलाई में तीसरी बार घटे पेट्रोल और डीजल के दाम। डीजल 2 रुपए 1 पैसे और पेट्रोल 1 रुपए 42 पैसे सस्ता। बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए की कमी। और जमैका टेस्ट में भारत की पकड़ मजबूत, पहली पारी में 5 विकेट रहते 162 रनों की बढ़त। लोकेश राहुल का शानदार शतक। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए मीडिया मंथन। नमस्कार।